सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो। और टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स। लास्ट वीडियो जो हमारा पहला वीडियो था इस चैप्टर का, वो उसका मेन टॉपिक था ट्रैवलिंग वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव्स। और उसके अलग ही ये चैप्टर टॉपिक है जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। लेकिन ये स्टेशनरी वेव्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड कुछ बताना चाहूंगा जो उससे रिलेटेड है। वो बैकग्राउंड है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब देखिए, वेव मूव हो रहा है एक मीडियम में। सपोज मूव होते समय उसके सामने एक इंटरफेस आ गया। इंटरफेस मतलब मीडियम अब चेंज हो रहा है। पहला मीडियम एक है जिसमें वो मूव कर रहा है, सामने दूसरा मीडियम आ गया। अब जब इंटरफेस पे पहुंचता है जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो उस वेव का थोड़ा एनर्जी वापस उसी मीडियम में रिवर्स मारता है। इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम। अब जब वो वेव वापस अपने मीडियम में वापस आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। मतलब वेव वापस अगर मीडियम में आया तो रिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा वेव आगे जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा वेव वापस भी आएगा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब मैं आपको ये बात, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमारे दो तरह के वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हैं। दोनों में रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट अलग है, तो वो पहले बताऊंगा और फिर बाद में इससे रिलेट करूंगा आपको इस टॉपिक से जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। तो रिलेट करने से पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो पहले बात, रिफ्लेक्शन मतलब जब वेव मूव हो रहा है, सामने कोई इंटरफेस आ गया जो मीडियम, दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो उस समय इंटरफेस पे हमारा वेव का एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो, वापस उसी मीडियम में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स का। ट्रांसवर्स वेव। अब आप जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, याद दिलाता हूं। ट्रांसवर्स वेव उस वेव को बोलते हैं जहां पे जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है और वेव का जो प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर है। मतलब अगर वर्टिकली वाइब्रेशन हो रहा है तो वेव हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब जब वेव बनता है तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें होते हैं हमारे क्रेस्ट और ट्रफ। इस तरीके से वेव प्रोपगेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ऑल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ में वेव मूव होता है। और क्रेस्ट और ट्रफ का अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस पाई है, या अगर डिग्री में बोलना है तो 180 डिग्री है। क्योंकि दो क्रेस्ट के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, क्योंकि वो सेम स्टेट में। लेकिन एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में 180 डिग्री का फेज होता है डिफरेंस, दैट इज पाई। ये मालूम होना चाहिए क्योंकि उसका यहाँ फंडा यूज होगा। चलिए बात करते हैं। तो अब मीडियम, अब मीडियम की जब बात करेंगे तो जिस मीडियम में हमारा वेव है और जहाँ पे मीडियम चेंज हो जाती है, उसमें भी दो केसेस हो सकता है। क्या कि हमारा वेव जो मूव हो रहा है जिस मीडियम में, वो रेयर मीडियम हो, और दूसरा जो मीडियम हो जहाँ पे वो को रिफ्लेक्ट होना है वो डेंसर मीडियम हो। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जिस मीडियम में हमारा वेव मूव हो रहा है वो खुद डेंसर मीडियम हो, और सामने वाला जो दूसरा मीडियम है जहां से वो रिफ्लेक्ट होगा वो रेयर मीडियम हो। तो इसमें दो केस हो जाते हैं। केस 1, रेयर टू डेंसर। हमारा ट्रांसवर्स वेव रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, डेंसर को मैं कैसे दिखाऊंगा ना, एक सॉलिड वॉल जैसा दिखाऊंगा। मतलब वहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन सॉलिड वॉल होता है। आपका वेव आ रहा है, जस्ट इमेजिन आपका यहाँ से वेव आ रहा है, मतलब बनते हुए आ रहा है। मैं तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही, मैं सिर्फ क्रेस्ट दिखाता है, सब क्रेस्ट। अब सब जस्ट इमेजिन करिए, आपका वेव आ रहा है, क्रेस्ट बन के सॉलिड जो वर्टिकल वॉल है उसको हिट करता है। अब जब हिट करेगा तो अपनी एनर्जी से पुश करने की कोशिश करेगा इस वॉल को।
लेकिन वॉल तो रिजिड वॉल है, डेंसर मीडियम है, रिजिड वॉल है, वो तो हिलने वाला नहीं है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जिस एनर्जी या फोर्स से ये वेव हिट कर रहा है वॉल को, वॉल भी उसको रिवर्स में वही एनर्जी से हिट करेगा। अब जब वॉल इसको उस एनर्जी से हिट करेगा, अभी आपका देखिए ये डायरेक्शन है आपका वेव का, और जिस एनर्जी से वॉल इस वेव को हिट करेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगा। इट विल बी रिफ्लेक्टिंग एज अ क्रेस्ट, सॉरी ट्रफ, आई एम वेरी सॉरी, मतलब क्रेस्ट बन के इंसिडेंट हुआ। दिस इज माय इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, क्रेस्ट बन के इंसिडेंट हुआ। न्यूटन के थर्ड लॉ से बॉल ने क्या कहा, उसे उसी फोर्स से या उसी एनर्जी से वापस पुश किया, जिसकी वजह से वो ट्रफ बन के वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, ये मेरा इंसिडेंट वेव है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये तो आपको पहली बात पता चाहिए। दूसरी, इंसिडेंट क्रेस्ट है और रिफ्लेक्टेड ट्रफ है, और अभी भी मैंने बताया कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा ट्रांसवर्स वेव रेयर से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो उस समय जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। ये ट्रफ के लिए भी वही होगा। सपोज अगर ट्रफ जा रहा है, अगर ट्रफ जाके हिट करता है वॉल को, तो जब वेव रिफ्लेक्ट होगा तो क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इन शॉर्ट फेज डिफरेंस पाई ही रहेगा। जब भी आपका ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा हो, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्रेस्ट ट्रफ बन के रिफ्लेक्ट होगा और ट्रफ क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई रेडियंस का होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरा केस। दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिंग लेते हैं, रिंग। हमारा वेव आता है और ये क्रेस्ट इस पे गिरा, क्रेस्ट इस पे हिट हुआ। अब ये रिंग को हम समझते हैं रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर है और ये रिंग, रिंग हल्का है ना, ये अपना वॉल ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वॉल रेजिस्ट करेगा, रिंग रेजिस्ट नहीं करेगा। रिंग तो इसके साथ ऊपर, अब ये अगर क्रेस्ट इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्रेस्ट ना रिंग को ऊपर लेके जाएगा, मतलब रिंग क्रेस्ट के हिसाब से चलेगा, रिंग कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करेगा। तो ये दिखा गया, ऊपर जाके वापस जब नीचे आएगा तो जो वेव, ये आपका इंसिडेंट वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, वो क्रेस्ट बन के ही रिफ्लेक्ट होगा। क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ और क्रेस्ट ही रिफ्लेक्टेड हुआ। तो क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ और ये रिंग ऊपर नीचे मूव हो पा रहा है, तो रिंग की वजह से जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो भी क्रेस्ट ही है। तो क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड हुआ, कब? When the wave is from denser medium to rarer medium. So what about the phase difference? No phase difference. इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब भी आपका वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि क्रेस्ट जो होता है वो क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगा, ट्रफ जो होगा वो ट्रफ बन के रिफ्लेक्ट होगा। जबकि रेयर टू डेंसर में फेज डिफरेंस पाई से होता है, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ बन के आता है और ट्रफ क्रेस्ट बन के आ जाता है, तो चेंज हो जाता है। तो देयर इज अ फेज डिफरेंस पाई। आई होप दैट इज क्लियर। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको लॉन्जिट्यूडनल का बताता हूं। लॉन्जिट्यूडनल की जब हम बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, याद करिए। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो वाइब्रेशन होता है, ऑल्टरनेट कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, वो और वेव का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होता है। तो जब वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन अगर सेम लाइन, सेम प्लेन पे हो या पैरेलल हो, ऐसे वेव को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इसमें भी हम दो केस देखेंगे, जैसे यहां देखा था। तो केस 1, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो देखिए रेयर टू डेंसर, तो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, ये आपका रेरिफैक्शन है, रेरिफैक्शन, ठीक है।
और ये मैं आपको दिखा रहा हूं कॉम्प्रेशन। अब ये कॉम्प्रेशन आके हमारे एक रिजिड वॉल को हिट करा, तो ये मेरा इंसिडेंट है भाई, एरो ध्यान से देखना, ये मेरा वेव इंसिडेंट है, ये आपका रेरिफैक्शन है, ये आपका कॉम्प्रेशन है। तो रेरिफैक्शन कॉम्प्रेशन, सपोज कॉम्प्रेशन आपको हिट किया वॉल को, अभी वॉल मेरा डेंसर मीडियम है और जिस मीडियम में हमारा वेव मूव हो रहा है वो रेयर मीडियम है, वही न्यूटन का थर्ड लॉ, ये पुश करने की कोशिश करेगा, वॉल एकदम रिजिड रहेगा, वॉल उसी को लेके वापस पुश कर देगा, वापस उसको पुश करेगा, मतलब जो रिटर्न में वेव आएगा वो कॉम्प्रेशन ही आएगा, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन। इसका मतलब कॉम्प्रेशन अगर इंसिडेंट होता है रेयर में तो रिफ्लेक्टेड वेव भी कॉम्प्रेशन ही आएगा वापस। अगर रेरिफैक्शन इंसिडेंट होता है रेयर डेंसर में तो रिफ्लेक्ट होके रेरिफैक्शन ही आएगा। इसका मतलब है नो फेज चेंज। फर्क देख रहे हैं, यहाँ पे देयर वाज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेयर डेंसर में ट्रांसवर्स वेव में, जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में नो फेज चेंज। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पे, केस 2 पे। केस 2 इज डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो यही वापस मैं बना रहा हूं, ये आपका रेरिफैक्शन है और ये आपका कॉम्प्रेशन है। अब ये मीडियम है, अब ये मीडियम हमारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, इसका रिजिड वॉल जैसा रेयर मीडियम है। अब जब कॉम्प्रेशन आके इसको हिट करेगा तो पता है क्या होगा, अब देखिए ये आपका इंसिडेंट डायरेक्शन है, अब रिफ्लेक्टेड का ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये मीडियम रेयर होने की वजह से ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ये मीडियम पुश हो जाएगा। जब पुश होगा ना तो कॉम्प्रेशन को रेरिफैक्शन बनने में टाइम मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा था क्योंकि जमा हुआ उसको वैसे ही पुश कर दिया वॉल ने, जबकि यहाँ पे क्या मीडियम ही पुश हो जाएगा क्योंकि मीडियम हल्का है, जैसे रिंग कैसे पुश हो गया था वैसे मीडियम पुश हो जाएगा, तो कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन बन जाएगा, कॉम्प्रेशन जो है वो रेरिफैक्शन बन जाएगा। तो कॉम्प्रेशन जब इंसिडेंट होगा, कॉम्प्रेशन जब इंसिडेंट होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, कॉम्प्रेशन अगर इंसिडेंट होगा तो रेरिफैक्शन रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे रेरिफैक्शन का होगा। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, पाई का होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी पाई, जबकि यहाँ पे देयर वाज नो फेज डिफरेंस, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का जो रिफ्लेक्शन होता है फेज के हिसाब से एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। वापस बोलता हूं, ट्रांसवर्स वेव रेयर डेंसर में क्रेस्ट ट्रफ बन के आता है तो द फेज डिफरेंस पाई, लॉन्जिट्यूडिनल में रेयर डेंसर में जब कॉम्प्रेशन वापस रिफ्लेक्ट होता है तो कॉम्प्रेशन बन के ही रिफ्लेक्ट होता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये रेयर डेंसर। डेंसर टू रेयर में ट्रांसवर्स वेव कॉम्प्रेस जो क्रेस्ट बनता है वो क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो सेम बन के रिफ्लेक्ट हुआ, तो नहीं फेज चेंज। जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में अगर कॉम्प्रेशन हिट करता है मीडियम को डेंसर टू रेयर में तो रिफ्लेक्ट कॉम्प्रेशन नहीं होता, रिफ्लेक्ट रेरिफैक्शन होता है, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इस चीज को आप ध्यान से समझ के याद रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझा तो आपको भी स्टेशनरी वेव्स में वो चीज यूज होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझा दिया। सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया, दैट इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि हम लोग सपोज सितार, गिटार, वायलिन ऐसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं सपोज जिसमें स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रिंग होता है और एक एयर वाला भी होता है, एयर कॉलम वाला, जैसे फ्लूट है ना, बांसुरी है, दैट इज एयर। तो मैं अभी एयर कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें स्ट्रिंग हो। तो जैसे जैसे आपका वायलिन हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट। अब इमेजिन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके पास
सितार, वायलिन, जो भी है। अब आपको जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस करना है तो क्या करते हैं, वो एक पतला सा बारीक सा रहता है, उससे हम लोग प्लग करते हैं। जब हम लोग प्लग करते हैं तो क्या होता है, उसमें से आवाज़ निकलती है। तो आवाज़ तो ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिंग में क्या होता है। जैसे ही आप प्लग करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आप प्लग करते हैं ना तो दो प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आपने इसे प्लग किया, दो प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, वायलिन के दोनों एंड पे फिक्स्ड होता है, वो रिजिड मीडियम होता है, तो वहां पे जाके वो वेव वापस रिटर्न आएगा। आप ये बात समझिए, आपने प्लग किया, दो वेव बने, ट्रैवलिंग वेव बनेगा प्रोग्रेसिव, लेकिन उन लोग को एंड में मीडियम दिखेगा, सॉलिड डेंसर मीडियम, तो आगे नहीं जा सकते, तो बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं। बाद में जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो फिर वही वेव वापस रिपीट होते रहते हैं। मतलब वेव फिर वो दो एंड के आगे जा नहीं पाते हैं, लेकिन वेव तो बनते हुए दिखते हैं हमको, लेकिन वो आगे जा नहीं पाते, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। मतलब वेव रुक गया है, वेव बन तो रहा है लेकिन वेव आगे नहीं जा पा रहा है, वो दो पॉइंट के बीच में अटक गया है। ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। ठीक है ना। तो अगर मेरे को अगर ड्रॉ करके दिखाना आपको, तो देखिए आपका मीडियम है ना, मैंने दो अलग अलग कलर से क्यों बताया है, क्योंकि एक वेव ब्लैक है और रिफ्लेक्टेड वेव ब्लू है। सब ऐसा नहीं। तो देखिए ये आपका डेंसर मीडियम है, ये भी डेंसर मीडियम है। तो ये ब्लैक कलर का सपोज समझ लीजिए क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो रिफ्लेक्ट होके क्या आ रहा है, ट्रफ है ना। अभी तो मैंने बताया था रिफ्लेक्शन में क्रेस्ट जो है रेयर डेंसर में ट्रफ बन के वापस आता है, फिर ट्रफ बन के वापस आया है कि नहीं। यहाँ भी वही चीज है, अगर सपोज इसको आप ब्लू को ले ले ट्रफ, तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्रेस्ट बन के वापस आएगा, मतलब फेज डिफरेंस का पाई हो गया। और इस तरीके से ये बन जाते हैं स्टेशनरी वेव। मतलब ये वेव्स तो बनेंगे लेकिन दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो जाएंगे, ये आगे जा नहीं पाएंगे। अब मैं रीड करता हूँ डेफिनेशन आपके लिए, देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है। When two identical waves traveling along the same path in opposite direction, मतलब ये ब्लू वेव उधर गया, ब्लैक वेव इधर आए, अब दोनों तरफ इधर गए, जब रिफ्लेक्ट होके वापस आए तो बाद में जो फिक्स हो गया दो पॉइंट्स के बीच में, वो बन जाता है हमारा स्टेशनरी वेव। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट से जब आते हैं, दे इंटरफियर, ये इंटरफेरेंस हो गया, द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड एज स्टेशनरी। तो दोनों ट्रैवल करते हैं, दोनों वापस रिफ्लेक्ट होते हैं और बाद में इंटरफेयर करने के बाद इस तरह का कुछ लूप जैसा होता है। लूप देखिए, ये लूप्स बनते हैं, इंटरफेयर करके लूप के फॉर्म में दिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब हमको क्या करना है, जब हमने स्टेशनरी, फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स हर चीज को एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम लोग भी एक्सप्लेन करेंगे इसको मैथमेटिकली। मैथमेटिकली स्टेशनरी वेव्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा हूँ। अब ये डायग्राम एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये बनाऊंगा तो शायद आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो एक सिंपल स्टेशनरी वेव मैंने आपके सामने बनाया है। तो हम लोग दो वेव्स हैं व्हिच आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं। अभी देखिए वेव का, हमारा ट्रैवलिंग वेव का जनरल इक्वेशन क्या है, ट्रैवलिंग वेव का y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। कोई बोलेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के, दैट इज ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट वालों ने ये लिया है तो हम लोग भी वही लेके चलते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया हूँ, एक ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव का ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे एक वेव राइट हैंड साइड जाएगा और दूसरा वेव लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट है ना, यहाँ बोला है देखिए डेफिनेशन में, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो एक ट्रैवलिंग वेव जा रहा है सपोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा ट्रैवलिंग वेव आ रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इंटरफियर करके बनते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो हमको पता है कि अगर माइनस इज डिनोटिंग फॉर द मोशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस का लेना है तो मुझे यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। तो एक वेव अब यहाँ पे आइडेंटिकल लेना, मतलब एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिकल है, दे आर नॉट डिफरेंट। सो y1 इज इक्वल टू, सपोज हम लोग स्मॉल a लेते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 को लेते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस इतना ही फर्क है। Minus is the wave going towards the positive along the positive x-axis, and plus sign denote the wave coming back towards the negative x-axis. यही फर्क है। नहीं तो सब क्योंकि आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, एवरीथिंग इज सेम। हाँ, यहाँ पे मुझे बताना अगर पड़े तो ये बता दूंगा कि भाई ओमेगा का मतलब है 2 पाई n, k is the wave number 2 पाई by lambda, मालूम होना चाहिए हमको। ठीक है, चलिए इसका रिजल्टेंट, हमको तो रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का मिलने से क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, a कॉमन है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, a नाउ दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, मैथ स्टूडेंट, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, लिख देता हूं इधर, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। सो दीज आर द, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो विल अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर, साइन ऑफ, इसको पूरा a समझेंगे और इसको हम लोग b समझेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। सो लेट्स अप्लाई दैट फॉर्मूला, 2 साइन, ये दोनों ऐड करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन 2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए क्या कटा, ये कट गया, यहाँ पे आपका ओमेगा टी कट गया, 2a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 करेंगे तो सिर्फ ओमेगा टी आएगा, है क्या? ये हो गया। इधर क्या होगा, कॉस, इधर माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स अपॉन 2 इज माइनस के एक्स। अब व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करो, 2a cos, k का वैल्यू यहां से लिख रहा हूं 2 पाई बाय लैम्बडा x, 2 पाई x बाय लैम्बडा या 2 पाई बाय लैम्बडा x इनटू sin ओमेगा t। अब इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल A, sin ओमेगा टी। अब ये देखिए कुछ याद आ रहा है क्या, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का ये इक्वेशन है। अगर ये एसएचएम का इक्वेशन है तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जब दो ट्रैवलिंग वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आते आइडेंटिकल, उनका जो रिजल्टेंट जो स्टेशनरी वेव है वो अपने आप में एक एसएचएम है, एक लीनियर एसएचएम है, क्योंकि हमने करके दिखा दिया, इट इज ऑफ द फॉर्म a sin ओमेगा t which is nothing but a equation of linear SHM। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी हो गई, मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा नई चीजें हैं जो हमने अभी तक आज तक नहीं देखी, वो यहाँ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले, ध्यान से समझिए। पहला चीज अगर आप ऑब्जर्व करें, आपका जो a है ना, a जो कि है 2a cos 2 पाई बाय लैम्बडा x, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है एम्पलीट्यूड में। इसका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वो x पे डिपेंडेंट है,
अभी तक हमने जितने भी SHM करो, ट्रैवलिंग वेव्स करो, प्रोग्रेसिव जो भी इक्वेशन देखा था, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट था। लेकिन इस जगह पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है पार्टिकल का। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है। मैं आपको चाहिए तो ड्रॉ करता हूँ, मैं बताता हूँ। ये मैं आपको पार्टिकल का वाइब्रेशन दिखा रहा हूं इन SHM। SHM में जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो मैं दो अलग अलग कलर यूज किया जिससे कि समझने में आसानी हो। तो मतलब क्या, देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। हमने SHM जब किया था ना ऑसिलेशन में, SHM में हमने वहां देखा था कि एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल टॉप तक जाता है, एक के पीछे होता है, लेकिन हर पार्टिकल टॉप पे जाता है, हर पार्टिकल बॉटम पे भी आता है। मैंने बताया था आपको पहले। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर ये पार्टिकल यहाँ तक है तो वहीं तक रहेगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं, यहीं तक रहेगा, वो भी नीचे आ जाएगा। सेकेंड पार्टिकल इस जगह तक है तो वहीं तक रहेगा, वो ऊपर तक नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हर x चेंजिंग विद x इज अलोंग द x एक्सिस। जैसे जैसे पोजीशन अलोंग द x एक्सिस चेंज होता है, हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द टॉप, ये खत्म हो गया। ये सेकंड पार्टिकल का यहाँ पे मैक्सिमम खत्म हो गया, वो ऊपर और जाएगा नहीं। इसका ये मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम है, 5 वाले का उससे कम है। मतलब हर एक पार्टिकल का अपना अलग एम्पलीट्यूड है। वो कोई भी पार्टिकल का सब एक साथ सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा। जो हमारे SHM में हमने पढ़ा था, ग्राफ जब हमने किया था, वहां देखा था हर एक पार्टिकल का ऐसा, हर एक पार्टिकल एक के पीछे जाते हैं, लेकिन हर एक पार्टिकल टॉप तक पहुंचता है, सेम, सबका सेम रहता है एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, इसलिए तो A इज डिपेंडेंट ऑन x। एम्पलीट्यूड x पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है वो। जैसे जैसे x चेंज होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। तो हर एक पार्टिकल का ये आप समझ लीजिए, ये यहाँ तक ही एम्पलीट्यूड है। ये पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर तक नहीं जाएगा, यहाँ पे जाके वापस आ जाएगा। ये जो पार्टिकल इतना छोटा सा डिस्टेंस वहां से और नीचे वापस आ जाएगा, वो और ऊपर नहीं जाएगा। मतलब हर एक का जो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो अलग अलग है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन x। ये पहला अलग अलग चीज जो अभी तक हमने नहीं देखा, वो पहली बार देख रहे हैं। दूसरा आप देखिए, आपका साइन ऑफ ओमेगा टी है सिर्फ। ट्रैवलिंग वेव में ओमेगा टी kx के साथ होता है। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, आपका जो वेव है टाइम डिपेंडेंट है और डिस्टेंस, हम लोग बोलते हैं दिस वेव इज अ डबली पीरियोडिक। डबली पीरियोडिक मतलब टाइम में भी वो पीरियोडिक है और डिस्प्लेसमेंट या स्पेस में पीरियोडिक है। लेकिन हमारे यहाँ साइन में सिर्फ टी है, एक्स है ही नहीं। हमारा जो साइन वेव बना है उसमें सिर्फ टी है, उसमें एक्स है ही नहीं। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि जो हमारा साइन वेव है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। एक्स पे अगर वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आगे मूव नहीं हो रहा है। अगर वो आगे मूव हो रहा होता तो एक्स आना चाहिए था इधर। ट्रैवलिंग वेव में एक्स क्यों आता है, वो इसलिए आता है बताने के लिए वो एक्स के डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर मेरे साइन ओमेगा टी के साथ एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब मेरा वेव आगे मूव नहीं कर रहा है, रुक गया है। इसलिए तो नहीं आएगा एक्स का टर्म, इसलिए तो बना स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव बनने की वजह से इधर एक्स का टर्म नहीं है। सो दैट इज द सेकंड थिंग। मतलब ये दो चीज ऐसी है जो सिर्फ स्टेशनरी में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको ट्रैवलिंग वेव में देखने को नहीं मिलेगा, इसे आपको स्टेशनरी वेव में देखने को मिलेगा कि एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और वेव जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। वो क्योंकि वो स्टेशनरी है तो वो आगे पीछे मूव नहीं कर पाता, दो फिक्स जगह पे फिक्स हो चुका है। तो मतलब एक टर्म एक्स एम्पलीट्यूड में और एक टर्म टाइम साइन फंक्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको समझना इस वेव के बारे में। और भी कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए
ये पहला पार्टिकल ऊपर यहाँ तक गया, दूसरा यहाँ तक गया, तीसरा यहाँ तक गया, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर ये लोग सब नीचे आते हैं। और मजेदार बात क्या है, सब एक साथ ऊपर जाएंगे और सब एक साथ नीचे आएंगे। मतलब ये समझिए पहला पार्टिकल P तक है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। तो ये वाला P, दूसरा वाला Q, दूसरा वाला R S T सब एक साथ अपने अपने टॉप पोजीशन में, सब P Q R S T सब एक ही साथ है, एक ही टाइम पे, और सब एक टाइम पे नीचे आएंगे। सब एक टाइम पे नीचे आएंगे, सब यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर वापस एक टाइम से ऊपर जाएंगे। मतलब क्या, मतलब कि दे आर इन द सेम स्टेट। एक पर्टिकुलर लूप के अंदर ऑल द पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट, साथ में ऊपर जाते हैं, मगर ये नहीं कि सबका पोजीशन ऊपर सेम है, नहीं, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन जिसका जो एम्पलीट्यूड है सब एक साथ पहुंच गए टॉप पे, अपने अपने टॉप पे, और सब एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, और सब एक साथ नीचे जाएंगे, सब अपने अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएंगे, और फिर सब एक साथ होगा। मतलब दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सबका सेम स्टेट है, सब एक साथ ऊपर जाएंगे, सब एक साथ मीन पे आते हैं, और सब एक साथ बॉटम पे जाते हैं। ये चीज आपको ट्रैवलिंग वेव में देखने को नहीं मिलता है। ट्रैवलिंग वेव में ये नहीं होता है। ट्रैवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल पीछे चलता है, हर एक नेक्स्ट पार्टिकल का स्टेट अलग होता है। पहला वाला पार्टिकल आगे है, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, हर एक पार्टिकल उसके पीछे चल रहा है। किसी भी दो पार्टिकल का आजू बाजू का फेज सेम नहीं होता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल का सेम स्टेट है। ये मैं आपको एक डिफरेंस के साथ में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या है डिफरेंस? ट्रैवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल का फेज अलग है, जबकि स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल का फेज सेम है। और दूसरा मैंने आपको बताया, स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का अलग है, जबकि ट्रैवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। तीसरा भी बता सकते हैं कि स्टेशनरी वेव में वेव इज नॉट मूविंग फर्दर, मतलब वो दो जगह फिक्स है, वो ट्रैवलिंग नहीं है, नॉट मूविंग फर्दर। जबकि ट्रैवलिंग वेव में द वेव इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये मूव नहीं कर रहा है मेरा स्टेशनरी वेव, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि इसका एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। एनर्जी है लोकल, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा ना, क्योंकि जब ट्रांसफर होगा तो वेव आगे जाएगा, वेव आगे जा नहीं रहा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। जबकि ट्रैवलिंग वेव में तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे वेव की वेलोसिटी कोई पूछे क्या है, 0 है भाई, क्योंकि वेव तो फिक्स है, हिल नहीं रहा है। मैं आपको सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ट्रैवलिंग में वेलोसिटी 0 नहीं होती है। फिर मैंने आपको बोला कि सब स्टेशनरी वेव में सब पार्टिकल एक साथ मीन पे जाते हैं ना, ट्रैवलिंग वेव में सब एक साथ मीन पे नहीं जाते, सब एक के पीछे एक होते हैं। ट्रैवलिंग वेव में सब पार्टिकल्स एक साथ नहीं जाते हैं। ये सब बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टिंग्विशिंग मैंने आपको 5-6 बता दिया, डायग्राम देख के बता दिया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखिएगा। अब हमको कुछ और फेनोमेना देखना है जिसके बारे में डिस्कस करना है। और फेनोमेना क्या है? फेनोमेना ये है कि देखिए आप कुछ आपको पॉइंट दिखेगा इधर, ये पॉइंट और ये, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं पार्टिकल का, ये फिक्स्ड पॉइंट्स है मीन पोजीशन पे, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स, एन से डिनोट कर रहा हूं, नोड्स। क्या बोलते हैं उसको? एन मतलब नोड्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0, पार्टिकल इस जगह पे डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है। ऐसा चीज ट्रैवलिंग वेव में नहीं है। ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग हो गया। स्टेशनरी वेव में ऐसे कोई पॉइंट्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिस्प्लेस होते ही नहीं, जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है फ्रॉम द मीन पोजीशन। वैसा चीज ट्रैवलिंग वेव में नहीं है। अच्छा, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड्स। और ऐसे पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम, तो ये आपका, इसको बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, तो देखिए ये आपका एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और ये एंटी नोड है। तो एंटी नोड्स वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और नोड्स वो पॉइंट है जहां पे 0 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अब हम एक मैथमेटिकली इसका पोजीशन निकालेंगे नोड्स का और एंटी नोड्स का। तो देखिए, अगर हम नोड्स की बात करें तो वहां पे हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है। एम्पलीट्यूड का मतलब है 2a cos 2 pi by lambda x is equal to 0।
2a वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अभी cos कभी कभी 0 होता है, कब कब cos 0 होता है? 2 पाई x बाय लैम्बडा 0 कब होगा? जब एंगल पाई बाय 2 होगा, 0 चाहिए तो पाई बाय 2। और कब होगा? और होगा 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं वहां पे cos का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए सबका पाई कट गया, सो 2 बाय लैम्बडा x इज इक्वल टू हाफ 3 बाय 2, 5 बाय 2, 7 बाय 2। इसको और जाते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। अब मैं 2 को नीचे ले जा रहा हूँ, हर एक टर्म को 2 को नीचे से हम लोग मतलब डिवाइडिंग थ्रू बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय लैम्बडा, तो x आएगा लैम्बडा बाय 4 कॉमा 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4 एंड सो ऑन। क्या हम लोग इसको किसी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 2t माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 where p is equal to 1, 2, 3 and so on। ध्यान से देखिए, अगर मैं p का वैल्यू 1 डालता हूँ, 2 1 जा 2 minus 1 is 1 लैम्बडा बाय 4। अगर मैं p का वैल्यू 2 डालता हूँ, 2 2 जा 4 minus 1 3 लैम्बडा बाय 4। अगर मैं p का वैल्यू 3 डालता हूँ, 3 2 6 minus 1 5 लैम्बडा बाय 4। अगर p का वैल्यू 4 डालूंगा, 4 2 जा 8 minus 1 7 लैम्बडा बाय 4। मतलब इसको इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ नोड्स का ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं एंटी नोड्स पे। एंटी नोड्स में एम्पलीट्यूड जो है, देखिए मैक्सिमम ए का वैल्यू कब होगा? जब ये cos का वैल्यू 1 होगा, है कि नहीं? तो मैक्सिमम कितना होगा? 2a, ऊपर 2a नीचे 2a, तो मतलब प्लस माइनस 2, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो हम लोग लेते हैं 2a cos 2 पाई बाय लैम्बडा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। दो साइड का 2a कट गया, वही मान होता है मैक्सिमम होता है जब cos प्लस माइनस होता है। 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी 1 कब होता है? व्हेन इज दिस 1 या प्लस माइनस 1 व्हेन कब होगा आपका cos 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x इज इक्वल टू 0 पे होगा, 5 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा एंड सो ऑन। सबका पाई हटा दो, तो आपका हो जाएगा 2 पाई लैम्बडा x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब सबको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 4 लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसको जनरलाइज करना है, कहना है इट इज p टाइम लैम्बडा बाय 2 where p is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। यस, आप डाल के देख लो, एक एक 1 1 डालो, आपको सब मिलता जाएगा। देखिए आपका p एंटी नोड में 0 से चालू होता है, नोड में 1 से चालू होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आप जब प्लग करते हैं ना स्ट्रिंग को प्लग, तो पहला पॉइंट हमेशा एंटी नोड ही होगा, क्योंकि आप उठा रहे हैं ना स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं। जब प्लग करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने वाला है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपका एंटी नोड ही रहेगा। स्ट्रिंग्स में हम टॉकिंग में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे आपका एक पूरा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि स्टेशनरी वेव्स क्या है, उसका डेरिवेशन है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेव है, फिर एम्पलीट्यूड्स नोड्स एंटी नोड्स हैं, जहाँ पे नोड का कंडीशन निकाला, एंटी नोड का कंडीशन निकाला। अब इसको आप देख के हम सिंपली बता, कोई आपसे पूछे अगर कि सर 2 एंटी नोड का पोजीशन या 2 नोड का जो पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल कोई पूछ ले। अब देखिए ये आपका है, अगर ये आपका नोड है, अगर आप इसको माइनस करेंगे ना, 3 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा अपॉन 4, 2 टू गट लैम्बडा बाई 2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स कितना है? लैम्बडा बाई 2। अच्छा एंटी नोड माइनस करो कोई भी 2, ये भी लैम्बडा बाई 2 है, ये भी लैम्बडा बाई 2 है। एंटी नोड, 2 एंटी नोड का डिस्टेंस के बीच की लैम्बडा, मतलब ये 2 लैम्बडा बाई 2, ये 2 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2।
दो कॉन्जिक्यूटिव नोड या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है λ/2। और उसी जगह पे अगर मैं पूछूं नोड और एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, इतना। अगर ये λ/2 है दो एंटी नोड के बीच में, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में λ/2 का आधा हो जाएगा, सो वो हो जाएगा λ/4। इट विल बी λ/4। तो ये सब कुछ है पॉइंट्स जो अपने को मालूम होना चाहिए एमसीक्यूज के हिसाब से। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगा सॉल्व करते समय। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोड एंटी नोड से एक पता चलता है, आप देखिएगा ध्यान से, कि एक पर्टिकुलर लूप में, ये लूप्स है ना दो नोड के बीच में, ये जितने भी पार्टिकल्स है ना दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेट। लेकिन दो अलग अलग लूप में, मतलब एडजेसेंट लूप में, दे आर इन आउट ऑफ फेस। मतलब जो ऊपर जा रहे हैं ना यहाँ पे वो नीचे आ रहे हैं। देखिए ब्लू ऊपर है, यहाँ पे ब्लू नीचे है। दो ऑल्टरनेट लूप्स में दे आर इन ऑपोजिट फेस। लेकिन सेम लूप में तो सब लोग सेम स्टेट में, लेकिन अलग लूप में, सेकेंड नेक्स्ट लूप में दे आर इन ऑपोजिट फेस, दे आर आउट ऑफ फेस। उसको आउट ऑफ फेस बोल सकते हैं। और एक ही लूप में दे आर इन फेस। इस सब में कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताया स्टेशनरी वेव्स के। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, मैंने आपसे डिस्कशन किया डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड ट्रैवलिंग। इनके सब क्वेश्चंस बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस किया। यहाँ पे एक पार्ट और डिस्कस करना है, वो क्या है? वो ये है कि सर हमने स्ट्रिंग का हमने डिस्कस किया, जो कि ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं। स्ट्रिंग पे आपको ट्रांसवर्स वेव मिलेंगे। हम लोग ने लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का कोई डिस्कशन किया नहीं है, उसका देख लेते हैं। मतलब उसका ये सब सेम है, इसलिए हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। जो ट्रांसवर्स वेव में ये लॉन्जिट्यूडिनल भी है, लेकिन उसका वेव कैसा दिखेगा ना, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कैसा वेव दिखेगा। सो लेट मी रब दिस ऑफ। तो देखिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव अगर आपको देखना है ना, तो आपको एयर पाइप या विंड पाइप लेना पड़ेगा। जैसे फ्लूट होता है ना, उस तरह का कुछ लेना पड़ेगा। ये आपके सामने मैं एयर कॉलम, एयर पाइप बनाया मैंने। यहाँ पे मैं आपको लूप बना के दिखा रहा हूँ कैसे आपका वेव रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, अब आप पूछेंगे सर दो क्या बनाया? ये जो लूप है ना यहाँ पे दिखाई कैसे। अच्छा, ये वाइब्रेशन होता है, ये बनता कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने प्लग करके बताया, यहाँ कैसे मतलब बताता। आपने ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा कॉलेज में एक्सपेरिमेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, इसको क्या करना पड़ता है? रबर पे मारना पड़ता है, रबर पे। इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन्ग्स। तो ये जो प्रॉन्ग्स है ना, ये वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे, और वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग ऊपर यहाँ रख देने का, यहाँ पे हमको रख देने का, रबर पे हिट करके इसके ऊपर रख देने का। जब इसके ऊपर रखेंगे तो वाइब्रेशन बनेगा और वो अंदर ट्यूब में जाके ऐसा स्टेशनरी वेव बनेगा, क्योंकि ये जा रहा है ऐसा और रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस ऐसा। अब ये रहेगा मीडियम में डेंसर मीडियम, तो लॉन्जिट्यूडिनल का क्या है? रहेगा जो डेंसर
कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्ट होगा, रेफ्लेक्शन मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ फेस। ये नॉलेज यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ ये क्या है, ये दोनों में क्या फर्क है? ये जो मैंने दिखाया लूप एक्चुअली ये होता नहीं है, ये तो समझने के लिए हम लोग बनाए नोड्स, एंटी नोड, नोड पॉइंट। एक्चुअल वाइब्रेशन तो ऐसे होता है भाई, कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्शन ऐसे होता है वाइब्रेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग ने लूप फॉर्म, तो ये एक्चुअल नहीं, दिस इज एक्चुअल जो हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। मतलब समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वाइब्रेशन ऐसा होता है। तो नोड पे नो वाइब्रेशन, डॉट दिखा है, वाइब्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाइब्रेशन, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ घट रहा है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा, इसको थोड़ा छोटा दिखाऊंगा, घट गया। तो यहाँ मैक्सिमम घटा घटा घटा, जीरो बड़ा बड़ा बड़ा, मैक्सिमम घटा। तो ये आपका एंटी नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका एंटी नोड है। इसकी तरह से इस तरह से वाइब्रेशन। इसमें भी सब सेम है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, एंटी नोड्स, ये सब सेम है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कॉम्प्रेशन रेफ्लेक्शन होता है ना, तो जो नोड्स और एंटी नोड्स को हम लोग सिर्फ नोड्स एंटी नोड्स नहीं बोलते, लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, प्रेशर एंटी नोड्स एंड प्रेशर नोड्स, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। पूरा एयर पार्टिकल्स कॉम्प्रेस होता है, एक्सपैंड होता है ना कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्शन में, तो प्रेशर चेंज हो रहा है। तो सिर्फ नोड्स नहीं बोलते हम लोग, इसको प्रेशर नोड्स एंड प्रेशर एंटी नोड, ये बेसिक अलग चीज़ है लॉन्जिट्यूडनल, जो हम लोग ट्रांसवर्स में नहीं बोलते। ट्रांसवर्स में हम लोग नोड्स और एंटी नोड बोलते हैं, प्रेशर वर्ड यूज़ नहीं करते। अपने यहाँ पे करना पड़ता है आपको जब आप नोड्स और एंटी नोड्स की बात करते हैं। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, नहीं तो और तो सब सेम है। जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ अप्लाई होता है। और हम लोग जब रिप्रेजेंट, ये तो मैंने आपको ड्रॉ एक्चुअल जो है, लेकिन हम लोग एक्चुअल नहीं, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो हम लोग यही लेके करेंगे एक्सप्लेनेशन। जब करेंगे उसका डिटेल हम लोग करने वाले हैं। ये ट्यूब्स का दिस इज क्लोज एट वन एंड, ओपन एट बोथ एंड, ऐसा अलग अलग केसेस है। वो जब करेंगे तो ये लेके एक्सप्लेन करेंगे, ये नहीं तो एक्चुअल है, मगर इसको नहीं लेंगे क्योंकि समझने के लिए ज़्यादा ईजी है इसीलिए। तो ये था हमारा स्टेशनरी वेव्स इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली, और नोड्स एंटी अलग अलग टर्म्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। एक आध सम देख लेते हैं, और नेक्स्ट जिसका जो होगा वो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग, अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे वर्क करते हैं वो पढ़ेंगे विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग एक आध सम देख लेंगे। ओके, आपके सामने जो सम है, एक्चुअली दो ही सम है इस टॉपिक पे, एक तो ये अनसॉल्व है पीछे का, और एक सॉल्व है, दोनों सेम ही है। तो मैंने अनसॉल्व वाला लिया, पीछे का टेक्सचुअल का। अब देखिए क्या बोला है, साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टेकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। The distance between two successive nodes, distance between two nodes, successive, दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर। Now what is the distance between two nodes? अभी मैंने बताया था लैम्बडा बाई 2, 3.75 into 10 raised to minus 2 मीटर, तो लैम्बडा 7 into 10 raised to minus 2, 2 से मल्टीप्लाई, लैम्बडा दिया है। और क्या दिया है भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी पूछिए तो जानते हैं आप v इज इक्वल टू n लैम्बडा, है ना, v बाय लैम्बडा इज इक्वल टू n। तो v कितना है 1500 अपॉन 7 into 10 raised to minus 2। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 raised to 2 ऊपर आ जाएगा, तो सॉरी 1500 अपॉन 7.5 है, सॉरी यहाँ मैंने 10 लिख दिया, 7.5। तो 7.5 तो आपका 2 टाइम्स जाता है, ये आपका होगा 1500 into 10 स्क्वायर अपॉन 7.5। 2 into 3.75 मैंने गलती से 7 बोल दिया था, 7.5 है। तो आप इसको कर लीजिए, आपको 20,000 आएगा, 20,000 हर्ट्ज। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, 3 जीरो को किलो में लिख सकते हैं, कुछ है नहीं। देखिए नोट्स, आपका एक सॉल्व एग्जांपल, वहाँ भी नोट्स पे क्वेश्चन है। तो ये लैम्बडा बाय 2 वाला कंसेप्ट है, वो हो गया, लैम्बडा हो गया, v दिया है तो v इज इक्वल टू लैम्बडा, नथिंग एल्स। तो आज ये टॉपिक खत्म हो गया भाई स्टेशनरी वेव्स का। अभी इस पे आप यूज कहाँ पे यूज होता है, आपके विंड, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे एयर कॉलम लगता है, फिर आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो, उसके हम लोग अभी अलग अलग उसका भी केसेस जो होता है वो कैसे वर्क करते हैं, मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन है, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग प्लस समझ में आया होगा।
So please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.